नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ईएमआरएस पीजीटी हिंदी 2026 के टियर 2 के एग्जाम प्रश्न पत्र पर आप सभी से चर्चा करेंगे। अगर आप इस एग्जाम में बैठे होंगे तो अपने उत्तरों को जरूर मिला लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों यानी जो लिखित प्रश्न पत्र था उसको हमने यहाँ पर हल किया है, जो कि आगामी केबीएस और एनबीएस की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं तो आपने अलग अलग जगहों पर जरूर इस प्रश्न पत्र के आंसर को मिला लिया होगा, लेकिन जो आपका और हमारा संबंध है उसको और मजबूत करते हुए हमने समय लेकर थोड़ा इस प्रश्न पत्र को देखा। और ये भी आप सभी को बताऊंगा कि आखिरकार ये प्रश्न पत्र किस पुस्तक से बना हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रश्न पत्र लगभग 70% क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से बने हुए हैं और वहीं से पूरे शब्दावली को भी उठा लिया गया है। तो जब हम आप सभी से बार बार बोलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़िए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 91 वीडियोज हमने बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट देखिए। 3 महीने की तो बात है, अगर इस पुस्तक को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अच्छी चीजें अच्छे लोग थोड़ी देर में समझ में आते हैं। उम्मीद है कि अब आप सभी 91 वीडियोज को जरूर देखेंगे और साथ में हमारे द्वारा लिखित पुस्तक वस्तुनिष्ठ संकलन को अपने पास जरूर रखेंगे, जो कि आपकी तैयारी में मदद करेगी। चलते हैं प्रश्न पत्रों पर। प्रश्नों पर हम बातचीत करते हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा गया कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक पंक्ति में। औरस तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। काव्य पंक्ति किसके बारे में? ऑप्शन दिया गया, मतलब इसका जो उत्तर है आमिर खुसरो की पहेली है जिसका आशय दर्पण है। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर आधा धरा। काव्य पंक्ति का आशय है आमिर खुसरो की पहेली है जिसका आशय आकाश है। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यो पानी का आशय है दिया बत्ती। ब्रज भाषा का उदाहरण दिया गया है अमीर खुसरो के संदर्भ में। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। पहेली का उत्तर है पायजामा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चारों प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक से हूबहू उठा लिए गए। अगर आपने अच्छे से इस किताब को पढ़ा होगा तो उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया होगा। तो पहला जो प्रश्न था पूरा अमीर खुसरो पर एक तरीके से आधारित था, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे कि पूरा विद्यापति पर आधारित है। प्रश्न वही है कि अधिकतम एक पंक्ति में उत्तर देना है। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के नायक और नायिका कौन कौन है? उत्तर है कृष्ण और राधा। प्रिय विद्यार्थियों, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें नायिका और नायक की बात की गई है, तो उसमें राधा कृष्ण लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपका उत्तर होना चाहिए कृष्ण और राधा। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी राधा और कृष्ण लिखे होंगे, ठीक है। राधा और कृष्ण भी इसका आंसर लिखा जा सकता है और सही मायने में प्रश्न के अनुसार क्या लिखना चाहिए? कृष्ण और राधा। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? सही जवाब है विद्यापति। विद्यापति के काव्य की भाषा कौन सी है? ये यहाँ पर सवाल पूछा गया। आप लिखेंगे उत्तर कि मूलतः मैथिली है, लेकिन संस्कृत और अपभ्रंश में भी इनकी रचना है। कई जगहों पर आवहट की भी बात की गई, ठीक है। तो मूल भाषा विद्यापति की क्या है? मैथिली। लेकिन इतिहास ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि 3 भाषाओं का प्रयोग ये किया करते थे, संस्कृत, अपभ्रंश या आवहट या फिर मैथिली, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको उत्तर देना था। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़ते हुए मुझे हंसी भी आई और उसे प्रश्न पत्र बनाने वाले एक्सपर्ट को भी हमने मन ही मन याद किया। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत महंगे हो गए, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सस्ते हो गए। ऐसा लग रहा है कि जो पेपर बनाने वाला है कभी चश्मा खरीदने के लिए गया रहा होगा और चश्मे का दाम बहुत महंगा रहा होगा और दिमाग में यही चीज घूमती रही होगी। और यहाँ पर देखिए
आज जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चैनल्स पे विद्वान शिक्षकों द्वारा इसका आंसर आपने देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये चीज कैसे यहाँ पर मिस हुई है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में क्या दे दिया गया कि महंगे होंगे। फिर भी इसका सही जवाब क्या होगा? विद्यापति के बारे में किसने कहा है? सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा जो प्रश्न है ये पूरा विद्यापति पर आधारित था। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि भले ये वन लाइनर है, लेकिन अगर आपने एमसीक्यू पैटर्न पर तैयारी की होगी और आपने मेहनत की होगी तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। जहां हमने ईएमआरएस में देखा, टीजीटी ईएमआरएस में, कि व्याकरण के क्वेश्चन को ज्यादा उसमें रख दिया गया था, लेकिन पीजीटी में थोड़ी सी चीजें बदली हुई हैं, इसमें साहित्य के पोर्शन को ज्यादा रखा है। उसका उदाहरण इन दो प्रश्नों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम एक पंक्ति में दीजिए। राम नाम का मरम है आना में रेखांकित शब्द का अर्थ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि आना शब्द दिया हुआ है जो कि निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा लग रहा है कि आना कोई क्रिया होगी, लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म के लिए यहाँ पर जैसे कि अन्य अर्थ के रूप में, अन्य कुछ और के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है जो कि निर्गुण ब्रह्म का है। और ऊपर की जो पंक्ति है आपको याद आ गई होगी, 10 सूत्र लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। आना में जो रेखांकित शब्द है इसका जो संकेतित अर्थ है वो है निर्गुण ब्रह्म। कबीर के गुरु का नाम है, इतिहास ग्रंथों में पढ़ेंगे, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में पढ़ेंगे तो इसमें दो गुरुओं की चर्चा की गई। एक तो रामानंद है, दूसरा फकीर शेख तकी है, जो कि सूफी जो लोग थे उनका मानना था कि कबीर के गुरु फकीर शेख तकी थे, लेकिन कई जगह पुस्तकों में रामानंद दिया गया। तो इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है। दोनों का नाम आप लिखेंगे तो सॉलिड तरीके से आपके ज्ञान की भी जानकारी होगी और आपका उत्तर भी सही होगा। सीढ़ियों पर लेटे कबीर जब स्वामी रामानंद का पैर पड़ा तो उनके मुंह से क्या शब्द निकला? जब कबीर लेटे हुए थे तो उनके ऊपर रामानंद का पैर पड़ा तो क्या शब्द निकला? सही जवाब है राम राम। कई जगह किंवदंतियां हैं कि उन्होंने राम राम वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे, मरा मरा कर रहे थे, तो उसका उल्टा हुआ। स्वामी रामानंद ने कहा कि मरा मरा नहीं, राम राम कह। अगर आपके पास पुस्तक होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो उसमें ये बात आपको मिल जाएगी। ठीक है, सही जवाब हो गया राम राम। कबीर की वाणी कहलाती है, ये बड़ा एक टेक्निकल तरीके का क्वेश्चन यहाँ था। कबीर की वाणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक में ही लिखा है कि निर्गुण वाणी कहलाती है। कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। वाक्य शुरू होता है यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। तो उत्तर तो सही मायने में जो एग्जामिनर इत्यादि को मिलेगा मानक उत्तर, उसमें निर्गुण वाणी आंसर होगा, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए आप लिखेंगे अन्य आलोचकों के अनुसार सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी इनकी वाणी को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वाणी कैसी है इनकी? खासतौर से जैसे कबीर की वाणी, रैदास की वाणी, ठीक है, नानक वाणी, तो ये सब वाणियां किससे बनी हुई? निर्गुण। कबीर की जब भी बात आएगी तो निर्गुण वाणी की बात की जाएगी। सही जवाब इसका 100% जो सही जवाब होगा वो होगा निर्गुण वाणी। आप लोगों ने उत्तर क्या लिखा हुआ है इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर काफी काम किया हुआ है, न सिर्फ पुस्तक लिखा हुआ है बल्कि लगातार इनसे हम सीखते रह रहे हैं। तो जो हम उत्तर बता रहे हैं वो प्रामाणिक रूप में। अगला प्रश्न है यानी चौथा प्रश्न, इसका भी अधिकतम एक पंक्ति में उत्तर देना है। रेख न रूप बरन जाके नहीं ताकि हमें बतावत काव्य पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की ओर संकेत किया गया है, यानी कि यह भ्रमर गीत से इस पंक्ति को लिया गया है। और यहाँ पर कहा गया कि जिसका न कोई रूप है न कोई वर्ण है। आपको गोपियां कह रही हैं कि उसके बारे में हमें बता रहे हो, जिसका न कोई रूप है न कोई रंग है न कुछ है न रेखा है। तो वो कौन चीज किसके तरफ संकेत किया जा रहा है? निर्गुण ब्रह्म की तरफ संकेत किया जा रहा है। इसी तरीके से आपने देखा कि टीजीटी में सवाल आया था निर्गुण कौन देश को वासी। तो पेपर जो बनाने वाले हैं वो भ्रमर गीत पर काफी उन्होंने फोकस किया है। आप देखेंगे यहाँ पर तुरतीय नरतीय नागती सब चाहती अस होय प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसके बारे में? सही जवाब है तुलसीदास। तुलसीदास के संदर्भ में रहीम का ये दोहा है। हो सकता है कि आप केवीएस एनबीएस में जाएं और यही पूछ लिया जाए कि किसका दोहा है या फिर किसकी काव्य पंक्तियां हैं, तो आराम से
आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। कयामत का वर्णन करने वाली जायसी की रचना है, सही जवाब है आखिरी कलाम। एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयों वाली जायसी की रचना है, सही जवाब है अखरावट। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी प्रश्न जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वाक्यों के ही उठाकर बना दिया गया है। ये बहुत मैं जब क्वेश्चन पेपर हल कर रहा था तो मेरे मन में एक बेचैनी सी थी कि क्यों नहीं हमारे विद्यार्थी 91 वीडियोज देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ संकलन क्यों नहीं अपने पास रख रहे हैं, अब किस दिन का वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ लंबा इंतजार करना पड़े। इसलिए अच्छी चीजें, अच्छे लोगों को थोड़ा सा जल्दी से परखने की कोशिश कीजिए। बाकी ताम झाम चकाचौंध में अगर फंसे रहेंगे तो प्रिय विद्यार्थी फंसे ही रह जाएंगे। आप इन प्रश्नों को अपने दिमाग में जरूर बैठाते रहिए और बीच बीच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो हम रणनीतियां बता रहे हैं, जो जिन किताबों का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उन किताबों को भी आप अपने पास जरूर रखिए। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में उत्तर यहां पर देना है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताड़ के भेद को जाने। काव्य पंक्ति में ब्रज भाषा प्रवीण किसको कहा गया है? सही जवाब है घनानंद को कहा गया है। और आप देखेंगे कि ये पंक्ति घनानंद की नहीं है, बल्कि घनानंद के संदर्भ में एक अन्य कवि की। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि वो उनका नाम क्या है, ठीक है, आप जरूर बताइएगा। ब्रज भाषा प्रवीण की उपाधि किसको दी गई है? वो है घनानंद। ये भी जो सवाल है एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से उठाया गया है। रीति स्वच्छंद धारा के किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? सही जवाब है घनानंद। ये भी तथ्य आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएगा। अरसानी गही वह बानी कछु सरसानी सो आनी निहोरत है, काव्य पंक्ति के रचयिता है। ये पंक्ति एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से उठा ली गई है और इसका सही जवाब है घनानंद। विरह लीला के रचयिता कौन है? घनानंद, जो कि फारसी के छंद में लिखित है। तो आप देख रहे हैं जो पांचवा प्रश्न है पूरा घनानंद पर आधारित है। यानी कि इसमें आपने देखा कि अमीर खुसरो को भी रखा गया, फिर इसके बाद विद्यापति को रख लिया गया, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि कबीर पर आधारित पूरा प्रश्न हो गया, फिर इसके बाद आपने देखा तुलसीदास पर आधारित प्रश्न हो गया और सूर पर भी आधारित प्रश्न हो गया। अगर आप आगे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रमुख रचनाकारों को आप जरूर ध्यान में रखिए। आगे इस प्रश्न में हमने देखा कि घनानंद को भी ध्यान में रखा गया है पूरा प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, अधिकतम एक पंक्ति में इसका जवाब देना है। कहां करुणानिधि केशव सोए जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी हुए, काव्य पंक्तियों के रचयिता है। इसके रचयिता केशव दास नहीं है बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिन्होंने नील देवी नाटक में इस पंक्ति का उल्लेख किया है। तो हमने ब्रैकेट में भी लिख दिया है ताकि ये पंक्ति किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस रचना से, तो आप तुरंत इसका सही जवाब दे दें। भारतेंदु की रचना विजयिनी विजय वैजयंती के मुख्य विषय वस्तु क्या है? ये भी आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से सीधे सीधे इसको उठाया गया है। यह मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई रचना है, विजयिनी विजय वैजयंती। ठीक है। निकल रही है उर से आह ताक रहे सब तेरी राह, काव्य पंक्तियों के रचयिता है। मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों के रचयिता है। झंकार नामक इनकी जो काव्य रचना है उससे इन पंक्तियों को लिया गया है। ये भी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएंगी। मेरे आंगन का एक फूल, मैथिली शरण गुप्त की रचना पुष्पांजलि की प्रस्तुत काव्य पंक्ति में आंगन का फूल किसको कहा गया है? आप देखेंगे कि कई बार बड़े बड़े जो रचनाकार हैं उनके साथ ट्रेजिडियां भी होती रही हैं, चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहे हों, चाहे मैथिली शरण गुप्त। प्रिय विद्यार्थियों, आपने गुप्त जी के बारे में काफी पढ़ा होगा, लेकिन इस प्रश्न को देखकर आपके मन में एक संवेदना जरूर आई होगी कि कई बार रचनाकारों को, एक गाना आपने सुना होगा, चिट्ठी न मिला संदेश न जाने वो कहाँ चला गया किस देश, इस तरीके से आपने गजल सुनी होगी गाना। ठीक है, उन्होंने भी अपने बेटे के ऊपर ही लिखा और यहाँ पर आंगन का फूल, गुप्त जी ने अपने पुत्र को आंगन का फूल कहा है, जिसके निधन पर यह गीत लिखा था। गुप्त जी का एक छोटा पुत्र था जो कि उसका निधन हो गया, एक तरीके से एक शोक गीत के रूप में है। कहा जाता है कि निराला ने अपनी पुत्री सरोज के ऊपर सरोज स्मृति लिखी, जो कि पहली बार किसी पिता ने अपनी पुत्री के ऊपर कविता इस तरीके से लिखा हुआ है। गुप्त जी भी उससे अछूते नहीं रहे, उन्होंने पुष्पांजलि
नाम से अक्सर हम लोग श्रद्धांजलि कोई किसी का निधन होता है तो हम लोग श्रद्धांजलि शब्द का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो पुष्पांजलि का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक नया शब्द आपको यहाँ पर मिला होगा। खैर ये समझ ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भी प्रश्न पूछा गया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ से ही लिया गया है। तमाम विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर पंक्तियों के बारे में बता दीजिए। तो कितनी बार मैंने बताया, लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये तो पैसा लेता ही नहीं है, हो सकता है कि फालतू चीज बताता होगा, लेकिन मैं तो अपना दिल और दिमाग दोनों आप लोगों के लिए एकदम से गुलाम कर दिया हूं। फिर भी आप लोग नहीं मानते हैं तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम एक पंक्ति में। गोदान उपन्यास के आधार पर पूछा गया कि उपन्यास में होरी किससे गाय खरीद कर लाया था। भोला महतो जो कि ग्वाला है, उसी से गाय को खरीद के लाया था। उपन्यास में गाय का नाम क्या रखा गया है? सुंदरी इसका नाम रखा गया। गाय के मरने का कारण क्या था? होरी के भाई हीरा ने उसे जहर दे दिया था। गोबर और झुनिया के बीच में किस तरीके का संबंध है, यहाँ पर सवाल पूछा गया। तो शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि प्रेमी प्रेमिका का है, लेकिन बाद में पति पत्नी। तो आखिरी जो संबंध है उसी को तो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पति पत्नी का इसमें संबंध है। अगला ये व्याकरण से संबंधित, यहाँ पर साहित्य के बाद व्याकरण से रिलेटेड कुछ प्रश्न आए कि गुलाब मूलतः किस भाषा का शब्द है? फारसी का है। ठीक है, औरत मूलतः किस भाषा का शब्द है? अरबी। तोप किस भाषा का शब्द है? तुर्की। लालटेन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका आंसर सही लिखा होगा। अगला प्रश्न है, किस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है? तो रचना है प्रियप्रवास। क्या उदय भानचरित ही रानी केतकी की कहानी है? सही जवाब है हाँ। जब इस तरीके से प्रश्न आए, प्रश्न टाइप का प्रश्न में प्रश्न छिपा रहे, तो उसका उत्तर लगता है कि हाँ ना में देना है, तो आप हाँ भी लिख सकते हैं। क्या स्वतः स्फूर्त गद्य लेखन का उदाहरण इंशाअल्लाह खां की कहानी में मिलता है? उत्तर है हाँ। गिलक्राइस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या संबंध था? गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे और प्रिंसिपल भी थे, अध्यक्ष थे। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसमें प्रोफेसर के रूप में भी थे और एचओडी भी थे, दोनों थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी की आरंभिक साहित्यिक पत्रिकाओं में समालोचक के संपादक थे, कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ग्राम कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। सुखमय जीवन कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये सभी आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा और ये सभी एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से पूछे गए हैं। पूरा प्रश्न पत्र शुक्लमय मुझे दिखाई दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर व्याकरण से रिलेटेड है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये इसका आंसर होगा। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। यहाँ पर एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर मैंने गिरफ्तारियां लिख दी हैं, तो क्या सही है? चूंकि देखिए वो पेपर चेक करने वाले की मन स्थिति के ऊपर है, वो कितना सहृदय है। अगर गिरफ्तारियां लिखा गया है तो उसको सही तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न में है, कहीं प्रश्न में गिरफ्तारियां नहीं दिया हुआ है, केवल चीजों को सही तो करना है। अब मान लीजिए कई कर्मचारी की गिरफ्तारियां हुई, कोई लिख दिया है तो भी तो गलत हो जाएगा। तो जो है सही यहाँ पर इसी तरीके से लिखना चाहिए था। मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए। मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए। ठीक है, सही जवाब हो गया जो हमने बताया। आप अपना काम कर लो। आप अपना काम कर लें। अक्सर हम लोग गलत सलत ही बोलते हैं, जैसे अपने बड़ों को भी बोलते हैं कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ। तो जब एग्जाम में आता है तो लगता है कि जो व्यवहार में हम प्रयोग कर रहे हैं वो सिद्धांत में कैसे गलत हो रहा है। कई बार हम लोग बोलते हैं इसको बहुत सुपर माना जाता है, इस तरीके से कोई बोल। अब जैसे मुझे याद है कि एक बार मैं जेएनयू में पढ़ रहा था, तो मैं ऑफिस में गया कि फला सर आए हैं क्या, एक ऑफिस के कर्मचारी थे। तो वहां एक महिला थी, उन्होंने बोला कि वो आ रखे हैं, वो आ रखे हैं। ऐसा लग रहा था कोई वस्तु हो। लेकिन खासतौर से जो महानगर में लोग रहते हैं, लगता है कि वो जो भाषा बोल रहे हैं वही परिनिष्ठित है। वो जैसे खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, जो पहन रहे हैं वही परिनिष्ठित है। लेकिन हम एग्जाम में जाते हैं तो वो चीजें हमारे लिए घातक हो जाती हैं। सामान्य तौर पर तो हम यही बोलते हैं, आप अपना काम कर लो, मेरा इंतजार मत करो।
यहां पर हो गया आप अपना काम कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में किसका उल्लेख मिलता है? संघ की राजभाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? बस वही बातें घुमा फिरा कर यहाँ पर पूछी गई, फिर आप बताएंगे 343 से 351। संघ की राजभाषा की लिपि क्या निर्धारित की गई है? वो है देवनागरी। शासकीय कार्यों के लिए राजभाषा में किस तरह के अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें बताया गया है 343 के अंतर्गत ही बताया गया है कि अंकों का अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप अंतरराष्ट्रीय दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आजकल इस तरीके से ज्यादातर लिखा जा रहा है, क्योंकि मैंने कई जगहों पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों के बैनर को देखा तो अंतरराष्ट्रीय इसी तरीके से अब लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 1 अंक में देना है। कहानी आगे कैसे बढ़ती है? तो कहानी अगर आपने सुनी होगी, बचपन के दिनों में कहानी लोगों के माध्यम से सुनाई जाती थी, तो कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती थी, उसका एक कथानक होता था, संवाद पात्र योजना होती थी, देश काल वातावरण होता था, एक कहने की शैली भाषा शैली होती थी और उसका उद्देश्य होता था। इन सभी के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, पात्रों के कितने रूप होते हैं? अगर आप कथा साहित्य पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कहानी पढ़ें, तो मुख्य रूप से स्त्री पात्र और पुरुष पात्र होते हैं, कुछ गौण पात्र भी होते हैं। तो ये देखा जाए तो मुख्य रूप से दो तरीके के पात्र होते हैं, एक तो मुख्य पात्र और दूसरे गौण पात्र। क्या कहानी में चरमोत्कर्ष से पहले उपकथाएं समाप्त हो जाती हैं? इसका उत्तर है हाँ। जब कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है तो जितनी समानांतर कथाएं होती हैं जो उस कहानी के विकास में योगदान देती हैं वो पहले ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जितने भी आप फिल्म देखते होंगे, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि बीच बीच में दूसरी स्टोरी चलती है, लेकिन जैसे ही फिल्म के मुताबिक जो ये उसका शीर्षक बना हुआ है और फिर वो अपने सेंटर पॉइंट में कहानी आ जाती है। क्लाइमेक्स जब शुरू होने वाला होता है तो जो उपकथाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। विषय वस्तु के अनुसार कहानियां कितने प्रकार की होती हैं? ये भी प्रश्न एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से उठा लिया गया है। अगर आप एक शीर्षक पढ़ेंगे छोटी कहानियां, ठीक है, वहां पर इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। उन्होंने कई एंगल से देखने का प्रयास किया है कि विषय वस्तु के अनुसार कहानियां कितने प्रकार की होती हैं। करीब 10 के आसपास में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। चूंकि हमें एक ही वाक्य में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसके कई प्रकार हो सकते हैं। सामान्य जीवन पर आधारित कहानियां, भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार पर आधारित कहानियां, ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश पर आधारित कहानियां। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मुख्य दो तरीके की कहानियां होती हैं, एक तो घटना प्रधान कहानी और दूसरी चरित्र प्रधान कहानी। ठीक है, लेकिन उत्तर जो हमने यहाँ पर बनाया है वो किताब के अनुसार ही है, शुक्ल जी ने इसका जिक्र किया हुआ है। आपको लगेगा कि हमने तो शुक्ल जी को किताबों के ढेर में रख दिया था, हमें लगा कि ये अप्रासंगिक हो गए, ये तो बहुत प्रासंगिक है। हमने तो लगभग 4-5 साल से इस पे आप लोगों का ध्यान ले जाने की कोशिश किया कि किताबें पढ़िए। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर कोई कोचिंग इत्यादि पढ़ाता है तो बार बार अपने नोट्स के बारे में बताता है कि ये पढ़िए, इसमें से नहीं, इसमें इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन हमने बार बार आपके बेसिक किताबों पर जोर दिया कि प्रिय विद्यार्थियों, हमसे तो जुड़े रहिए लेकिन बेसिक किताबों को पढ़िए, फला फला चीजों को पढ़िए। तो ये होता है सच्चे गुरु की निशानी। तो गुरु तो बहुत सारे इधर उधर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों को समझना पड़ता, चैलेंजिंग है, मुश्किल है। खैर आप लोग समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। कितना समझाऊं आप लोगों को? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम एक एक पंक्ति। संवाद किसे कहते हैं? संवाद पात्रों चरित्रों के बीच होने वाले वार्तालाप को संवाद कहते हैं। यानी कि पात्रों के बीच में या जो ये कैरेक्टर हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है उसको क्या बोलते हैं? संवाद बोलते हैं। कहानी में संप्रेषण किस प्रकार होता है? कहानी में संप्रेषण यानी कहानी जो पाठक हैं या फिर दर्शक हैं उन तक कैसे पहुंचती है? कथानक के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से और संवाद योजना के माध्यम से संप्रेषण स्थापित होता है। क्या कहानी में विभिन्न पात्रों के संवाद एक समान होने चाहिए? नहीं। आप अगर कहानी पर आधारित फिल्म देखते होंगे तो सभी के जो संवाद है वो अलग अलग है। नायक का अलग है, नायिका का अलग है, जो उसमें कॉमेडियन आते हैं उनके संवाद अलग होते हैं।
जिससे कि वातावरण क्या होता है, बदल जाता है। खलनायक जब आता है तो उसका उसका संवाद अलग होता है। ठीक है, संवाद लेखक से पात्र का क्या आग्रह होता है? अगर जो संवाद जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट राइटर, आजकल बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर जितने भी आप सीरीज देख रहे हैं, धारावाहिक देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर ही है, जिसको हम बोलते हैं कई बार पटकथा लेखक। लेकिन यहाँ पर जो संवाद लेखक हैं, उनसे पात्रों का क्या आग्रह होता है? इस सरल भाषा शैली के माध्यम से विषय वस्तु को जीवंत किया जा सके। जो भी कैरेक्टर है, जैसे आप कई एक्टर्स के इंटरव्यू इत्यादि को सुनते होंगे, तो उनका यही कहना है कि फला अपने कहानी का स्क्रिप्ट लेकर आए, फिर मैं उसको पढ़ा, तो फिर मेरे मन में आया कि हाँ, इसमें मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। क्योंकि जो संवाद लिखा गया है, उसको जब तक हम जीवंत करके नहीं प्रस्तुत करेंगे, सही से संप्रेषण होगा ही नहीं। तो कई बार आप देखते हैं कि जो कैरेक्टर होते हैं, जो मतलब पात्र होते हैं, एकदम से संवाद में घुस जाते हैं। उसको अपने हिसाब से ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि मानो इन्होंने ही इसको लिखा हो। तो इसका उत्तर इसी तरीके से आप सभी को लिखना था। अगला प्रश्न है, जो कि हुबहू एकदम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक पेज से ले लिया गया है। ये जितने भी प्रश्न हैं, वो किताब के एक पेज से ले लिए गए। ठीक है, श्रृंगार मंडन नामक ग्रंथ ब्रज भाषा में किसने लिखा? विठल नाथ ने। ब्रज भाषा गद्य की पुस्तक अष्टयाम के लेखक कौन है? नाभादास। ब्रज भाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की दो छोटी पुस्तकों के लेखक हैं। एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वाक्य को ही यहाँ पर उठा लिया गया है। वैकुंठ मणि शुक्ल इसके रचनाकार हैं। संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी की रचना किसने की? सूरत मिश्र इसका सही जवाब है। प्रिय विद्यार्थियों, ये भी पूरा मैंने बताया ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक पेज से पूरा सवाल बना लिया गया। आपके पास इतिहास ग्रंथ होगा तो आप जरूर इसका मिलान कीजिएगा। बाकी वस्तुनिष्ठ संकलन भी अगर आपके पास होगा तो भी आप इस प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छे से दे पाए होंगे। वस्तुनिष्ठ संकलन क्या, हमने 91 वीडियोज की प्लेलिस्ट बनाई है। अगर उसको आपने विश्वास करके देखा होगा तो इस प्रश्न पत्र में, खासतौर से लिखित में, आपका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। खैर, अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि शुक्ल जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, भले क्वेश्चन आए ना आए। आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, मानसिक रूप से आपको मजबूती देने के लिए उस किताब को पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस चैनल से बेहतर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं बताया गया होगा। अगर बताया गया तो वहां पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप देखने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रश्न पत्र को मिला लिया होगा और चेक भी कर लिया होगा कि हमने क्या उत्तर लिखा था और प्रश्न कहाँ से बने हुए थे। आगे की परीक्षाओं के लिए इसी तरीके से आप अध्ययन करके जाइए, जहां अधिक से अधिक अंक हासिल करें। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।